अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, हाजिर है आपका हस्बे हाल। मैं हूं जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ दे रही हैं नाजिया बेग और इस शो की जान अजीजी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम। यार बेड़ा गर्क इन बापड़ा वालों का, इन्होंने क्या आवाम को अन्ना कूंगा पैरा समझा हुआ यार। अब क्या हो गया? हद हो गई यार, तुम इधर बैठ के सियासत के रोने रोते रहते हो। आवाम का बेड़ा गर्क जो हो रहा है वो नहीं इनको नजर आता या आपको नहीं नजर आता। हुआ क्या? तपे हुए हुआ क्या है तुम्हें आज? यार कल बिजली का बिल आया, मैं कल से इतना सख्त परेशान हूँ। घर गया हूँ रात को शो के बाद, तो सुबह देखा मैं हैरान हो गया हूँ। कल बिल आया बिजली का, आज बीच में इतवार है और 8 तारीख उसकी आखिरी डेट है। यार बड़ी वैसे अजीब बात है। सबसे बड़ा जुल्म इस मुल्क में देखो तुम कि बिजली दे नहीं रहे, उसके बाद बिजली इंतहाई महंगी दे रहे हैं। चले ये दोनों जुल्म भी अवाम बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। सबसे बड़ा जुल्म है कि बिजली के बिल यानी बिजली का महकमा जो है ये क्या अपने आप को समझता है कि बिजली के बिलों की अदायगी के लिए सिर्फ 1 या 2 दिन देता है। ये समझते हैं कि 16 करोड़ की 16 करोड़ अवाम चेयरमैन बापड़ा की तरह अमीर है, छोटे से नोटिस में भी इनको बिजली का बिल देंगे, ये अपनी तिजोरी में से लाखों रुपयों में से वो बिल निकालेंगे और जमा करा देंगे। ये मुझे समझ नहीं आती कि हमारे वापडा के अहलकार या हमारी हुकूमत जो है ये 17 करोड़ लोगों को अहमक, उल्लू और जाहिल समझती है। ये जरा भी इनको शर्म या नहीं आती कि लोग एक दिन आप सबसे बड़ा जुल्म तो ये है कि आपके यानी 2 तारीख को आता है आपका बिजली का बिल आता है, फिर 4 तारीख को गैस का बिल आता है, फिर पानी का बिल आ जाता है। यानी बिल 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 यानी पूरा महीना आप बिलों की कतारों में खड़े रहते हैं। और फिर उसके बाद जो जुल्म है कि एक दिन। और तुम्हें इस बात का पता है कि सबसे ज्यादा सरचार्ज जो है, अगर डेट गुजर जाए और बाद में आप बिल जमा कराएं तो जो जुर्माना पड़ता है वो सबसे ज्यादा बापड़ा वालों का। तो सर इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार हम खुद हैं, किसी दूसरे को ब्लेम क्या करें यार। हम अपनी बेतौकीरी करवाने के, अपनी बेइज्जती करवाने के, अपनी तौहीन करवाने के आदी बल्कि शौकीन हो चुके हैं। हमारा हाल तो गांव के उस चोर वाला हो चुका है यार कि जिसको चोरी के इल्जाम में पकड़ के उसका मुंह काला किया गया, गधे पे बिठा के उसको गांव के जब चक्कर लगवाए गए तो जब उसका अपना घर आता है तो अपनी यानी गधे पर अपनी बीवी को कहता है कि तुम परेशान क्यों हो रही है, 2 तो गलियों के चक्कर रह गए, मैं अभी आया। यानी हम अपनी तौहीन, अपनी बेतौकीरी पर हमें जरा एक आंसू नहीं बहाते, हम खामोशी से जुल्म बर्दाश्त करते चले जाते हैं। और यार हमें बर्दाश्त करने के आदि ये क्या किया है? गुस्सा निकाला है मैंने। बस गरीब अवाम ज्यादा से ज्यादा ये कर सकती है। ये भी कोई आसान काम नहीं है, तुम करके दिखाओ टाई वाले बाबू। इस कदर बुरी हालत मेरा कल किसी अफ्रीकी मुल्क में भी नहीं होगी। यार मैं तो ये हैरान हो रहा हूँ कि देखो कितनी चालाकी के साथ हुकूमत ने वो बात बिल्कुल गोल ही कर दिया। हम लोग वो भूल ही गए हैं, वो लोड शेडिंग, वो शॉर्टफॉल, बिजली नहीं है। तुम देखो अब 18-20 घंटे गांव के इलाकों में बिजली जा रही है। और शहरी इलाकों में कौन सी अच्छी सूरत हाल है, बिल्कुल आज यही से ऐसे ही है। 12 घंटे तक शहरी इलाकों में लोड शेडिंग हो रही है। ऐसा उन्होंने बिजली के रेट का चक्कर चलाया, ऐसी चपेट जोर से मारी है कि पिछली चपेट हम भूल ही गए। बिल्कुल सही सर। पहले तो आए दिन डेली रेगुलर बेसिस पे खबरें आया करती थी कि इतना शॉर्टफॉल कम हो गया है, इतना ज्यादा हो गया है। अब तो काफी अरसे से मीडिया भी कुछ नहीं बता रहा कि कितना शॉर्टफॉल है। आदी हो गए ना, अब शॉर्टफॉल वाला मामला ही गोल हो गया। और मेरा ख्याल है कि कोई शॉर्टफॉल नहीं है इस मुल्क में। हम पहले भी अपने शो में एक बार जिक्र कर चुके हैं कि कोई शॉर्टफॉल नहीं है। अगर आज भी हम अपनी पूरी इखलास के साथ, नीयत के साथ, सच्चाई के साथ बिजली के बहरान पर काबू पाने का मुसम्मम इरादा कर ले तो बिल्कुल मैं गैर जज्बाती होकर ये कह रहा हूं कि 1 मेगावाट का भी हमारे यहाँ शॉर्टफॉल नहीं होगा। शॉर्टफॉल कहीं और है, शॉर्टफॉल हमारे दिमागों में है। यकीन करो, बिल्कुल मैं ये गैर जज्बातियों की बात कर रहा हूँ कि शॉर्टफॉल हमारे हुक्मरानों के कॉल और फेल में है। शॉर्टफॉल हमारे पॉलिसी साजों की नीयत और अमल में है। शॉर्टफॉल हमारी हुकूमत के वादों और इरादों में है। शॉर्टफॉल हमारे कर्ता धर्ताओं के परमिशन और कमीशन में है। शॉर्टफॉल हमारी हुकूमत के जुल्म और अवाम की बर्दाश्त में। हेलो, उसने तो शॉर्टफॉल का सारा खिद्दू ही खोल के रख दिया। अब पता चला कि शॉर्टफॉल की शार्टें कहाँ लग रही। नहीं यही मामला है ना यार, मतलब सुन सुन के आदी हो गए हम। हमें अब कोई बताता ही नहीं है सच क्या है, हकीकत क्या। यार देखो, जिन जिंदा कौमों ने इस मसले को एड्रेस किया है संजीदगी के साथ, इखलास के साथ, उन्होंने बिल आखिर इस मसले पर काबू पा लिया है ना। हिंदुस्तान कितना दूर है यार, पूरी दुनिया में उसके इस मुसम्मम
मुसम्मम इरादे के और उस पर अमल दरामद के डंके बज रहे हैं, उसकी तारीफ व तौसीफ हो रही है। जिस तरह उन्होंने सोलर एनर्जी से बिजली पैदा की है, जितने तुम आलमी जरायद उठा के देख लो, पिछले 2-3 महीनों के इकोनॉमिस्ट उठा के देख लो, न्यूज़ वीक उठा लो, तुम ये हेरल्ड देख लो, तमाम ने शह सुर्खियों के साथ अपनी टाइटल स्टोरीज दी हैं कि हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है कि 3 साल पहले तक वहां पर सिर्फ सोलर एनर्जी से 174 मेगावाट बिजली पैदा हो रही थी, और आज सिर्फ 3 साल का अरसा गुजरने के बाद वहां पर 1400 मेगावाट से ज्यादा सोलर एनर्जी से बिजली पैदा हो रही है। ये होता है इखलास, ये होती है नियत, ये होता है मुसम्मम इरादा। और हमारे यहाँ मेरा ख्याल है कि छोटे छोटे थे जब से सुन रहे हैं कि 100 मेगावाट बिजली बढ़ने लगी है कोयले के साथ, वो पता नहीं कोयला किधर गया और बिजली किधर गई है। और हिंदुस्तान का इरादा ये है, प्लानिंग ये है, जिस पर वो बहुत तेजी के साथ अमल कर रहे हैं कि 2022 तक उन्होंने सोलर एनर्जी की जो आउटपुट है वो 20,000 मेगावाट तक लेके जाएंगे, यानी पाकिस्तान में जितनी कुल बिजली की तलब है उससे थोड़ी सी ज्यादा। और यार मेरा एक दोस्त बता रहा था कि इंडिया में जो गुजरात है वहां पे सोलर पैनल इतना को लगा लिया, उसके जो सरहदी इलाके हैं ना, वहां खेत के खेत ता हद नजर उन्होंने सोलर पैनल लगा लिए, सोलर पार्क्स बना दिए। हाँ, वो कह रहा था कि कहीं ऊपर चढ़ के दूर से देखे ना तो ऐसे लगता है कि खेत लगे हुए हैं। वो कहते यार ये मंजर देख के पता चलता है कि ये हिंदुस्तान के हुक्मरान भी अवाम को कुछ देना चाहते हैं, और अवाम भी वहां की अपनी जो मशीनरी है उसको जंग नहीं लगने देगी, अपने कारखाने बंद नहीं करेगी, अपनी कौम को भूखा नहीं मारेगी, मजदूर वहां बेचारा बच्चे लेके सड़क पे नहीं बैठेगा। और हमारे यहाँ देखो गरीब रो रो के मर गया है, फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, और 4 साल में वो पहले बाजा परवेज अशरफ, अपना राजा परवेज अशरफ, और अब ये बदीद कमर, मेरा मतलब है ये नवीद कमर, 4 साल में इन दोनों बंदों ने स्वाय तरीके देने के कख नहीं किया। बिल्कुल सही। अच्छा सर, कहा जाता है सोलर एनर्जी जो है ये हुकूमतों के लिए अफोर्डेबल नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव है। देखो सीधी बात है कि ये फ्री मार्केट इकोनॉमी है, इसमें कंपटीशन का दौर है, मुसाबिकत का दौर है। ये 2010 में इंडियन गवर्नमेंट ने जो अपने सोलर एनर्जी के प्रोड्यूसर्स थे उनसे टेंडर तलब किए थे, उस वक्त जो उनको रेट मिला था वो गालिबन 17.5 रुपए फी किलोवाट मिला था। अच्छा। और यहाँ पर इसी हिंदुस्तान में फिर 2011 में जब उन्होंने गालिबन 375 मेगावाट बिजली खरीदने के लिए उन्होंने दोबारा टेंडर मांगे, तो 100 प्रोड्यूसर्स ने टेंडर दाखिल किए थे, जिसमें से 2 प्रोड्यूसर्स ने सिर्फ जो रेट दिया था वो 7.5 रुपए फी किलोवाट दे के वो बिड जीत ली थी। यानी 17.5 रुपए 1 साल पहले और 1 साल के फर्क के बाद 7.5 रुपए। और हमारे यहाँ ये हालत है कि गवर्नमेंट की फुल कोशिश है कि कहीं अवाम पंखा ना चला ले, कहीं बत्ती ना जला ले, और यहाँ पे सोलर पैनल लाना ही इतना मुश्किल कर दिया वो को बंदा ला ही नहीं सकता। और मेरा दोस्त वो बब्बू पाटिया मुझे बता रहा था कि आइए ये जो सोलर पैनल है ये बाहर तो टगे टोकरी मिल जाते हैं, ये तुम लोगों के यहाँ पे एयरपोर्टों के ऊपर कस्टमर और टैक्सी इतना याद है कि माड़ा बंदा उस वक्त सुन के बलहोश हो जाता है, पैनल उसके हाथ से गिर जाते हैं नीचे, जैसे कुकर ने कूड़ा नहीं खिला रहा होता, ये हाल हो जाता है। दुनिया भर के माहिरीन इस बात पर इत्तफाक करते हुए नजर आते हैं कि ज्यादा से ज्यादा 2016 तक दुनिया भर में बिजली हासिल करने का सस्ता तरीन जरिया सूरज होगा। चलो, और हमारे यहाँ सूरज से बिजली उस वक्त हासिल करनी शुरू करेंगे जब सूरज में बिजली नहीं रहेगी। सारी दुनिया ने जब उसे चूप लेना है तो फिर हमें होश आनी है कि यार इसमें से खड़का के देखो है थोड़ी बहुत बिजली। नाज़रीन, हमें यहाँ लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने पंजाब में शोबा खवातीन की तंजीम साजी मुकम्मल कर ली। परवेज मुशर्रफ ने तमाम अजला में दफातर खोलने की हिदायत कर दी। यार इस लड़की को यार न्यूज एंकर नहीं अभी तक आई यार। क्या हो गया यार, इतनी अहम और इतनी बड़ी तहलका अंगेज खबर कितने आराम से पढ़ दी है इसने। तहलका अंगेज खबर कैसे पढ़ते यार इसको समझाओ, इस तरह की खबरें ऐसे नहीं पढ़ते। कैसे? वो पहले कुछ डिश ब्रेकिंग न्यूज, डिश ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग, डिश ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने खवातीन की तंजीम साजी मुकम्मल कर ली। डिश तो
तमाम इस्लाम में दफातर खोलने की हदायत कर दी। इस तरह पढ़ते हैं ये खबरें। ये आप ही पढ़ सकते थे अजीज साहब, मैं नहीं पढ़ सकती। इतनी बड़ी खबर है बताओ, और उसने खोते ही खूह में फेंक दिया। तमाम इस्लाम में वो दफ्तर खोल रहे हैं जी परवेज मुशर्रफ साहब, आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग वाले। जी जी तो मैं कहता रहा हूं कि प्रॉपर्टी खरीद लो, अब देखना प्रॉपर्टी का रेट बढ़ जाए। क्यों यार हर जिले में दफ्तर खोल रहे हैं, इतने देखना डोसे बेकरी की ब्रांचें नहीं है जितने इसके दफ्तर हो जाने। इन्होंने तो पूरे शहर में 24 ब्रांचें खोली है, इन्होंने एक एक गली में 24 दफ्तर खोलने हैं। देखो प्रॉपर्टी का रेट तो फिर खुद ही बदलना है, खुद ही बदलना है। देखना तुम, वो जो फीता होता है ना इफ्तिताह करने वाला, वो शार्ट हो जाना, देख लेना तुम। कैंचियां नहीं मिलनी यार, इतने इफ्तिताह यार। ऊपर से उन्होंने खवातीन की तंजीम साजी भी कर ली है। अब जब उन्होंने खवातीन के हर जिले में जलसे कराए ना, बड़े स्टेडियमों में, हाय 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 हाय, खवातीन का ठट्ठे मारता हुआ समंदर होगा देखना स्टेडियम। जाहिर पढ़ी लिखी मेंबर उनकी हैं अतीका उड्डू साहबा, उन्होंने कंपेयरिंग करनी है। जब आकर उन्होंने माइक पे कहा ना, इससे पहले कि सूबाई और मरकजी रहनुमा बराए खवातीन आपके सामने अपने ख्यालात का इजहार करे, मैं गुजारिश करती हूँ जिलाई रहनुमा अतीका उड्डू से कि वो अपने ख्यालात का। अभी आप सुन रहे थे जिलाई रहनुमा अतीका उड्डू का खिताब, अब आपके सामने सूबाई रहनुमा अतीका उड्डू खिताब करेंगे। लीजिए मेरी प्यारी बहनों, आ गई बारी मरकजी रहनुमा बराए खवातीन आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग अतीका उड्डू खिताब करने आ रही है। मेरी गुजारिश है जो पीछे अतीका उड्डू साहबा बैठी हुई है वो आगे आ जाए, और अगली अतीका उड्डू साहबा से गुजारिश है कि वो पीछे से आने वाली अतीका उड्डू साहबा को कुर्सी दे। रल के बैठे, लड़ने की जरूरत नहीं। अतीका उड्डू साहबा के लिए हजारों कुर्सियां हैं, बैठे। इतने बड़े तूफान की खबर है, और पढ़ तो ऐसे नहीं है जैसे नून लीग पीपल्स पार्टी या तरीके इंसाफ की खबर है। अजीजी साहब मैं दोबारा पढ़ देती हूँ खबर। नहीं, अब मुझ में हौसला नहीं दोबारा सुनने का, इतनी बड़ी खबर दोबारा नहीं सुनी जा सकती। फिर अगली खबर सुन लें। हुकूमत पंजाब ने ऐलान किया है कि बच्चे की पैदाइश पर बाप को भी 7 रोज की छुट्टी मिलेगी। शुक्र है पंजाब हुकूमत की तरफ से भी कोई किसी को रिलीफ मिला है। जो बच्चा पैदा होगा उसके अब्बे को 7 दिन की छुट्टी मिलेगी, वरना शहबाज शरीफ की तो तबीयत ऐसी है वो दिल करे ये आर्डर कर दे जो बच्चा पैदा हो वो 7वें दिन बस कम ते पहुंचे, बस एवं फीडर नाल ही ना चमड़े रहो, उठो कम ते ये थोड़ी मौजा लगी ने चूसनियां मुंह च पाग लगे पे, उठो शाबाश, ये बाकर स्टार्ट करो और दफ्तर पहुंचो, चलो शाबाश। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर का कहना है कि पाकिस्तानी बहुत मेहरबान और पुरअमन कौम है। ये ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर ने कहा जी, लो जी, अब बस आजकल में ही ओबामा ने इसको व्हाइट हाउस बुलाना और इसके हाथों पे सोटियां मारनी है, देख लेना। क्यों? उसने कहना जो सबक हम तुम्हें पढ़ाते हैं वो तुम्हें क्यों नहीं याद होता है? याद करो, हर पाकिस्तानी दहशतगर्द है। ये जो ईद शबरात पे पटाखे चलाते हैं ये भी दहशतगर्दी है, और बोतल में रख के शुरली चलाना, अल्लाह माफ करे, आलमी अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और ये जो पाकिस्तानी सोडे की बोतलें खोलती है ना, ठा ठा ठा, दुनिया का सुकून तबाह करने की सबसे बड़ी वजह है। ऐसी दहशतगर्द को, इनको तो गोले बनाने के लिए बारूद ना मिले, ये बर्फ वाले गोले बनाना शुरू कर देते। ये जो तुम्हें अब पढ़ाया ये याद करो, चलो दौड़ो। खबरदार आई कहा तो पाकिस्तानी मिलनसार और मेहरबान कौम है। खत लिखने के मामले पर गिलानी दुल्हन की तरह शर्मा जाते हैं, इनकी रुखसती का वक्त करीब है। शाह महमूद कुरैशी। बहुत अच्छे शाह महमूद कुरैशी साहब, बहुत गलत मिसाल दे दी है आपने। हयूर दुल्हन की तरह शर्माना जो होता है, वो जो नई नई दुल्हन होती है वो शर्मा रही होती है। मैं सदके जाऊं अपने मुर्शद के, आए हाय हाय, मुर्शद मेरे तो इस वक्त तलाक मांगने वाली औरत जैसे हुए हुए। उसको पता होता है चले तो मैं जाना ही है, और इन्होंने भी खराब करके ही जावांगी।
وہ جاتے ہوئے گلی میں مڑ مڑ کے راز کھولتی جاتی ہے. میں نے تو پہلے دن ہی نہیں تھا بسنا, میں نے تو پتہ نہیں کس طرح 4 سال نکال لیے. میں پہلے دن ہی سوچ بیٹھی تھی کہ اتر نہیں میں بات سکتی. میں نے کہا تو سارے منڈے چور ہیں, پیو ان کا نامرا سارا دن ویڑے میں بیٹھ کے کھانگتا رہتا ہے, اور جب کھانسی کرتا ہے منہ کے ہاتھ بھی نہیں رکھتا. تو بی بی تمہیں 4 سال بعد ہوش آئی ہے کہ چور ہے. ہاں میں پراوا, میں نے تو 5 سال کا سوچا تھا, اترا نے نہیں ٹکنے دیا, مجھے نہیں ٹکنے دیا. ہے چور نے, ہے چور نے, بجلی چوری کر دینے, گیس چوری کر دینے, پانی چوری کر دینے, اترے میرے بیاہ والے سوٹ چوری کر لینے. کہ دسا تھا انہاں دی دادی سگرٹ پیندی جے, 10 کہی جاواں گی سب کچھ 10 کہی جاواں گی, یہی تے نہیں بجاندی, یہی تے نہیں بجاندی. ناظرین ہمیں یہ لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. تانگا تیریاں نے پیچھے پیچھے لا لیا. یار پا جنید, میں یار ڈاکٹر قدیر خان صاحب کا بہت عاشق ٹھہرا ہوں. تم اکیلے کیا یار, ساری قوم ان کی عاشق ہے. کیوں نہیں, بے شک, مگر میرا عشق یرا اولا ہے. اچھا یار میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کل میں نے ایک خبر پڑھی ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں, ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب, انہوں نے کہیں سیاست میں آنے کا اظہار کیا, الیکشن لڑنے کا اظہار کیا. اس وقت کی میری بتی گم ہوئی ہے. کیوں یار دیکھو تو صحیح کیا حالات ہیں. ڈاکٹر صاحب کتنے بڑے آدمی ہیں, ساری قوم ان سے محبت کرتی ہے. یار جو سیاست کا حال ہے ہمارے ملک کے اندر, ڈاکٹر صاحب کو کیا سیاست میں آنا چاہیے یار؟ سچی بات بتاؤں, میرا جو پہلا جو امپلسیو ریاکشن تھا فوری طور پر میرا بھی یہی تھا, یہ جو تمہارا ہے کہ ڈاکٹر صاحب جیسے محترم اور مکرم شخص کو پاکستان کی جو سیاست کا ایک گندا تالاب ہے اس میں چھلانگ نہیں لگانی چاہیے. لیکن پھر ذرا ٹھنڈے دل سے سوچو کہ اگر ہر شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے عزت اور توقیر بخشی ہوئی ہے, اگر وہ اسی طرح سیاست کے تالاب سے باہر بیٹھا رہے گا یا سیاسی جو یہ دریا سے باہر بیٹھ کر تماشا دیکھتا رہے گا, موجوں کا نظارہ کرتا رہے گا, تو پھر تبدیلی کون لائے گا؟ نہیں یہ بات نہیں ہے. دیکھو سیاست میں بھی عزت اور توقیر والے لوگ ہیں, نو ڈاؤٹ ہیں, کچھ ہیں, چلو چند ہیں. مگر میں یہ کہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب جو حالات ہیں زیادہ تر سیاست کے اندر, دلدل زیادہ ہے اور سکا کٹ ہے. اور کیا کہتے ہیں کہ اپنا توپ بہتی ہے اور چھان تھوڑی. دیکھو نا, عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے, اس بات پر تو ایک مسلمان کو ذرہ برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے. بے شک. تو جب عزت اور ذلت اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں, تو انسان کسی اچھی نیت کے ساتھ ایک معاشرے میں ایک بھلائی کے لیے, ایک تبدیلی کے لیے اپنی عزت کو, سو کالڈ عزت کو داؤ پر کیوں نہیں لگا سکتا؟ سو کالڈ کیا مطلب؟ سو کالڈ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ عزت جو اللہ نے دی ہوئی ہے وہ تو اس کی حفاظت بھی تو اللہ ہی کرے گا نا. میں اس لیے سو کالڈ عزت کہہ رہا ہوں کہ وہ عزت جو ہم نے اپنے طور پر بنا لی ہوئی ہے, جس کو ہم اس لیے مجروح ہونے سے بچاتے ہیں کہ کوئی مجھ پر الزام تراشی کرے گا, کوئی میرے لیے کوئی غیر مہذب اور نازیبا قسم کے الفاظ کہے گا, صرف اس بات سے ڈرنا وہ عزت نہیں ہے. عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں, اور اگر انسان نیک نیتی سے تبدیلی کے لیے, اس معاشرے میں تبدیلی کے لیے آنا چاہتا ہے, تو میرا خیال ہے اس کو اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر میدان میں آنا چاہیے. لے جی میرا خیال ہے یہ اس وقت تک بائی نہیں آتا جب تک اس کے پیچھے میں پنجے جھاڑ کے نہ پڑوں. کیوں؟ میری یہ بتاؤ یارا, یہ جو تم کہہ رہے ہو, پہلے یہ تم بتاؤ, یہ تم نے کیا کیا ہے؟ پنجے جھاڑے ہیں یار. پنجے کس کے ہوتے ہیں؟ ببر شیر کے. ببر شیر کے نہیں ہوتے, اس کی خالہ کے ہوتے ہیں. یار اس کے بھی ہوتے ہیں, کو برادری جو ہے بلی پنجے جھاڑ کے پیچھے پڑتی ہے. یار میری بات سنو, کچھ سوچ کے بات کیا کرو. میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ یار عزت تو اللہ تعالیٰ نے عطا کرنی ہے جس کو بھی کرنی ہے, مگر یار ایک اللہ پاک نے جو عبدالقدیر خان صاحب کو عزت بخشی ہوئی ہے, جتنا ان کا مقام ہے پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں, یار ان کے لیے یہ آگے سیاست میں ہمیں فیول بیان بازیاں اور پتہ نہیں کیا بیان بازیاں نہ کریں نا. یہی تو میں کہتا ہوں کہ ہماری جو محترم اور مکرم
मुकर्रम शख्सियात हैं जिनका पूरे माशरे में मजमूई तौर पर एक बहुत उनके यानी पूरी कौम के दिलों में उनके लिए एहतराम है उन शख्सियात के लिए। उन शख्सियात की हमें अशद ज़रूरत है और वो ज़्यादा आसानी के साथ हदफ पूरे कर सकती हैं, उन अहदाफ की तकमील कर सकते हैं जिनके लिए हम तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं। और यार सारे शख्सियात उस जैसी हो तो फिर वो आए ना सियासत में, उधर किसी ने टीवी के ऊपर उनके खिलाफ बयान दे दिया, बात सुनो, कोई फजूल ना बोलते जाओ। कोई दुनिया में ऐसा माशरा नहीं होता जो सारे के सारे पढ़े लिखे मोहतरम मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम लोगों पर मुश्तमिल है। हर तरह के लोग माशरे में होते हैं, लेकिन जो लोग तब्दीली लाते हैं उनको दूसरे लोगों से ऊपर होना चाहिए, उनकी पोजीशन अच्छी होनी चाहिए ताकि वो माशरे को अपनी बात समझा सके। मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान की सियासत, गंदी सियासत को अच्छे लोगों की अशद जरूरत है। यार खुदा के वास्ते जो इस वक्त माहौल बना हुआ है, इस वक्त तो भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है यार। तो भैंस के आगे बीन बजानी चाहिए ना, ये क्या बात है? तो मैं ये ट्राई भी एक दो दफा कर चुका हूं। मैं जब पिंड गया था मैंने भैंस के आगे बीन बजाई है। भैंस के आगे इंसान बीन बजाए ना, बैल के बजाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं नहीं मैंने खुद बजाया। क्या मतलब है यार, तुम्हारा क्या तकलीफ है तुम्हें? अच्छा कहना क्या चाह रहे हो तुम? यार मैं ये कह रहा हूं कि अब्दुल कदीर खान साहब एक बड़ी हलीम तबीयत के आदमी है, बड़ी शुस्ता, बहुत शुस्ता तबीयत के आदमी है, बहुत हलीम तबीयत के आदमी है, इसलिए उनको दरिया के बाहर बैठकर मौजों का नजारा करना चाहिए। और भाई एक बात को समझने की कोशिश करो, मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं। यही तो मैं कहना चाहता हूँ, दरिया तो सारे सूख गए हुए हैं, किन मौजों की बात करते हो यार? देखो किन मौजों की बात करते हो, दिल दुखाने की बात करते हो। यार मेरी बात सुनो, अभी तहरीके इंसाफ के आने की वजह से एक माशरे में एक तब्दीली नजर आ रही है कि जी पढ़े लिखे लोग जो पहले सिर्फ वोट तक डालने नहीं जाया करते थे, अब उनमें भी एक बेदारी नजर आ रही है कि वो वोट डालने के लिए तैयार है। इस वजह से माशरे में एक उम्मीद की किरण भी नजर आ रही है। तहरीके इंसाफ के हवाले से नहीं मैं कह रहा, लेकिन ओवरऑल माशरे में एक तब्दीली नजर आ रही है। इसी तरह अगर लोग वोट डालने के लिए तैयार हैं तो उससे जो ऊपर के केडर के लोग हैं उनको फिर सियासत में भी आना चाहिए, वरना मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम लोगों को टीवी स्क्रीन पर बैठकर सिर्फ तमाशा देखते रहना चाहिए, जलते रहना चाहिए, कुड़ते रहना चाहिए, टॉक शोज में इन लोगों की बेसरोपा गुफ्तगू सुनते रहना चाहिए, हमें आराम से बैठ के रिमोट हाथ में पकड़कर तबसरे करते रहना चाहिए। यही हमारा किरदार रह गया। रहमान मलिक साहब को लियारी के मुतासरा इलाकों में जहां पर उनकी अपनी लगाई हुई आग भड़क रही है, उस आग के दरमियान यूं मुस्कुराते हुए, हाथ हिलाते हुए देखते रहेंगे, तबसरे करते रहेंगे स्क्रीनों के सामने बैठ के, कोई तब्दीली नहीं आएगी। यार मेरी बात सुनो, डॉक्टर कदीर खान साहब के ऊपर ना सारा मुद्दा डालोगे, वही तब्दीली, थोड़ी तब्दीली लेके आए वो मुल्क में। जो एटम बम तुम लोगों को दे दिया, इससे बड़ी दुनिया में पाकिस्तान के हवाले से कोई तब्दीली आ सकती है? ऐसे ऐसे करके तुम अपनी बात सच साबित कर यार, दोगे। ये क्या बात है? ये देखो फजूल, ये देखो, ये तुम्हारे पास सबसे बड़ी दलील ये है। मेरी बात सुनो, ऐसे फजूल बातें क्या है? मेरी बात सुनो, मेरी बात करो, मेरी बात सुनो, मेरी बात करो। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मैं ये कह रहा हूं कि जो एटम बम डॉक्टर कदीर साहब ने इतनी कुर्बानियां देकर बनाया था, अब किसी को उस एटम बम की हिफाजत भी करनी है ना। उस एटम बम जिस मुल्क के लिए बनाया था, उस मुल्क की भी हिफाजत करनी है या नहीं? उस मुल्क की हिफाजत करने के लिए सियासत में आना जरूरी है। और यार क्यों सारी जिम्मेदारी डॉक्टर कदीर खान साहब पे तुम लोग फेंकना चाहते हो? ये साउथ इंडिया में जो उन लोगों का जिन्होंने बम बनाया, अब्दुल कलाम साहब, डॉक्टर साहब, उनको उन्होंने सीधा सदर बना दिया। अगर आपके जो फैसला साज कुव्वतें हैं वो ये काम नहीं करती तो आवाम को भी नहीं करना चाहिए, यार तमाशा देखना चाहिए। इलेक्शनों में इतना घुसाव, यार इलेक्शन या सियासत को इतना काबिले नफरत खेल नहीं है, इसको हमने काबिले नफरत बना दिया है। यार मैं एक बात तुम्हें बता दूं, अगर डॉक्टर साहब सियासत में आ गए ना तो ये हमारी सियासत जिस सतह पर गिर चुकी है ना, ये सियासी कारीगरों ने डॉक्टर साहब के वहां से स्कैंडल निकाल के लाने हैं कि डॉक्टर साहब के वहमो गुमान में मिली। तो भाई हमें इस कुर्बानी के लिए तैयार होना चाहिए ना, हमें ये सैक्रिफाइस करनी चाहिए फॉर द सेक ऑफ दिस प्रेशियस कॉज। वही प्रेशर क्या फजूल बात कर रहे हो यार? खुदा के वास्ते को अक्ल वाली बात करो यार। इलेक्शनों के लिए गली गली फिरना पड़ता है, सड़कों पे फिरना पड़ता है। अब डॉक्टर कदीर खान साहब वोट हासिल करने के लिए गलियों में फिर रहे हो यार, क्या करते हो? इतने माशाल्लाह जवान, लंबे चौड़े, इतनी पर्सनैलिटी वाले बंदे, इतना बड़ा कद है उनका, गली में वो फिर रहे हो। को बच्चा शरारत से कह दिया डॉक्टर साहब
उत्ते भी वहां बांधे ये चलन रही है। यार अब ये कौम इतनी भी मौसम कुछ नहीं है। और यार ये बातें प्यार से ही कहते हैं ये लोग, मगर कह जाते हैं तुम्हें नहीं ना पता। नाज़रीन हमें यहाँ लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। मुझे जब भी अब डॉक्टर साहब मिले ना मैंने पुम्मा जरूर लेना है। नाज़रीन आपके खतूत, SMS और ईमेल्स के साथ हस्बे डाक शुरू करते हैं। गुड, शुरू करें जी, शुरू करें। अच्छा जी, पहली ईमेल हमें मौसूल है मुदस्सिरुर रहमान की, सऊदी अरब से। लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम जुनैद साहब, अजीज़ी साहब एंड नाजिया। वालेकुम अस्सलाम। दुआ है कि आप लोग इस सोई हुई कौम को जगाते रहें और अल्लाह करे ये कौम जाग जाए, और अगर ये कौम जाग गई तो इसने सबसे पहले आप लोगों को ही पकड़ना है और कहना है तुसी नींद खराब कर देती है साड़ी। क्यों जी, कितनी दफा मैंने तुमसे कहा कि खुदा के वास्ते ये शो का टाइम जरा पहले कर लो। लोग कहते हैं कि यार इतनी देर तक जगाते रहते हो, हमें 12 बज जाते हैं शो खत्म होते ये मेरे बस से बाहर का खेल है। ऐसे भाई जी ऐसी कोई बात नहीं है, जो जगाने वाला सिलसिला है ना ये एक चेन बनी हुई है। आप हमें जगाते हैं, हम आपको जगाते हैं, हम आपकी खिदमत के लिए जाग रहे होते हैं और आप हमारी मोहब्बत में जाग रहे होते हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। वैसे अगर मैं आपको बता दूं ना कि मुझे सवेरे सवेरे कौन बंदा जगाता है, अल्लाह जानता है, आपकी हंसी ना रुके। हमारी गली में एक आता है तेल बेचने वाला, उसने साइकिल के ऊपर स्पीकर भी लगाया हुआ है। लो जी, कहीं वो स्पीकर ऑन नहीं करता, सीधा आके उस खिड़की के करीब स्पीकर ऑन करता है जहां अंदर मैं सोया हूं, और इस किस्म की करारी आवाज लगाता है, तेल सरों दा तेल, चंबेली दा तेल, जैतून दा तेल, गिरी दा तेल। तो तीन बारी मैंने गुस्से में खिड़की खोल के कहा भी सुट मेरे ते मिट्टी दा तेल। सब बब्बर शेर है। अच्छा जी, अगली मेल हमें लाहौर से सईदा रज़मा नदीम ने लिखी है। डियर हस्बे हाल टीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जुनैद साहब, आजकल बिलखसूस मॉडर्न खवातीन ने उर्दू ज़बान का बुरा हाल कर दिया है। उर्दू इंग्लिश का ऐसा मिक्सचर बोलती हैं कि समझ नहीं आती कि आने वाली नस्लें क्या बोला करेंगी। खुदारा कौमी ज़बान को बचाएं। असल में बात यह है जी कि ये मसला कौमी ज़बान के खतरे में पड़ने का नहीं है। इंशाल्लाह कौमी ज़बान हमारी सलामत रहेगी, ऐसी कोई बात नहीं। असल मसला कौमी ज़बान का नहीं है, असल मसला ज़बान से फिरने का है। ये हर बंदा जो ज़बान से फिरना शुरू हो गया हुआ ना, क्या सियासतदान, क्या हुक्मरान, क्या अपोजिशन, उसको किसी तरीके से रोकना चाहिए, फिर हम सारे ही सलामत है। कौमी ज़बान भी और कौम भी सब ठीक हो जाएंगे। यार इतनी अच्छी गुफ्तगू मैंने कर दी है यार, बुरा तो नहीं लगा? अच्छा जी, अगला खत हमें पेशावर से राशिद ने लिखा है। लिखते हैं, डियर हस्बे हाल टीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कल आपने एक नशई का इंटरव्यू दिखाकर बहुत अच्छा मैसेज दिया, मगर क्या ख्याल है जो नशई आपने दिखाया है उससे मैसेज उलट नहीं गया? क्या नशा करने वाले का मुंह इतना बड़ा और जिस्म इतना तगड़ा होता है? मैंने कहा था ना तुम्हें, ये लाजमन इसने ये खत लिखवाया या मेल करवाई है। ये कल ही मुझे कह रहा था कि ये तुम नशे नहीं लग रहे, मुंह पे साइडों पे रंधा भरवा लो। जवाब दो, मुझसे क्यों लड़ रहे हो? भाई जी असल में बात ये है कि वो कल जो नशई आपको दिखाया गया वो असिस्टेंट नशई था। असली नशई कहीं नशा लेने गया हुआ था, इसलिए वो अपनी जगह पे बंदा छोड़ गया था। वो मुझे याद आ गया, इसी तरह एक बंदा सड़क पे खड़ा होकर नबीना बन के मांग रहा था। जब किसी बंदे ने उसे नोट दिया ना तो उसने सही पकड़ लिया। वो बंदा कहता है ये नोट तो तुमने सही पकड़ा, तुम कहाँ से अंधे हो? कहता भाई जी असल में मैं असल अंधे की जगह पे खड़ा हुआ हूँ, असल अंधा ये रहा फिल्म देखने गया। अच्छा जी, मोहम्मद अली फेसबुक पर लिखते हैं, जुनैद सलीम साहब आपका शायरी का अंदाज़े बयां बहुत अच्छा है, क्या आपने कभी खुद भी कुछ लिखा है? हाँ जी, क्यों नहीं। इनका आपने वो मशहूर मारूफ शेर नहीं सुना हुआ, आई जवानी हुई एक गलती 35 36 37 38। ये इन्हीं का शेर है जनाब। ये जनाब जब सऊदी अरब में सहाफत करते थे तो कार खात में लिखा करते थे। लिखना इसने क्या, रोज 12 सफ़े की अखबार लिख के आता है, रोजनामा इंसाफ, और इधर शो पे आके मेरे साथ ना इंसाफी शुरू कर देते। मैं अपने हाथ से लिखता हूँ।
अच्छा पति तो है ना, तुम ही लिखते हो ऊपर, चीफ एडिटर तो तुम्हारा लिखा होता है जिसकी सबसे ज्यादा मुझे जेलसी है। इतना नहीं करता कि चलो अखबार पे तो अपना नाम लिखता है, जुम्मा मैगजीन पे ही लिखते हैं चीफ एडिटर। ये जुम्मा मैगजीन नहीं होता, संडे मैगजीन होता है। चलो जिसको इतना नहीं पता उसका नाम किथों लिखा जाना। पूरी मेल तो सुन लें जी साहब। हाँ जी सुनाएं जी सुनाएं। मेरी एक फरमाइश पूरी कर दें। सुनाओ जी गाना। शर्माओ ना, उनकी फरमाइश पूरी करो। फरमाइश सिर्फ गाने की होती है। अब प्रोग्राम में फरमाइश आती नहीं, रेडियो सुना कभी तुमने? फरमाइश होती गाने की है, सुनाओ जल्दी से। सुन तो ले, आगे लिखा है। चलो वो सुना दो। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी। मेरे ख्यालों पे कोई नहीं छाई हुई। यार गाने का कह रहे हैं तुम तो पर्सनली ले जाते हो। क्या फरमाइश क्या है? फरमाइश ये है, मदर्स डे पर पिछले साल की तरह इस साल भी कोई खूबसूरत नज़म जरूर सुनाइए। जाहिद फखरी साहब की पिछले साल सुनाई। अच्छा यार, मदर्स डे के हवाले से मुझे एक अपने व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट भी करना है कि एक किताब है, गालिबन 2 साल पहले मेरे पास थी और मुझे यकीन नहीं है लेकिन मेरा ख्याल है, जहाँ तक मुझे याद है, सरगोदा के किसी प्रोफेसर साहब ने एक कंपाइल की थी एक किताब जिसमें तमाम मज़ामीन जो माँ से मुतालिक थे, तमाम नज़में पूरे पाकिस्तान में, पंजाबी की, उर्दू की, फ़ारसी की, तमाम चीज़ें उन्होंने एक किताब में कंपाइल की। तो किताब का नाम भी माँ था। वो किताब मुझसे कहीं गुम हो गई है। अगर हमारे किसी व्यूअर को उस किताब के बारे में इल्म हो तो मुझे बता दें कि कहाँ से मिल सकती है, या अगर किसी के पास मौजूद हो। सरगोदे के प्रोफेसर थे गालिबन शाबाश यार, वसी शाह सरगोदे के हैं, खुद वो शायर भी हैं, उनसे कहो वो तुम्हें बता देंगे फौरन किसकी किताब है। शाह साहब से पूछ लेते हैं। आगे से कहते हैं थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच से पूछ लेते हैं। थैंक यू वेरी मच अजीज साहब। दोबारा करो। क्या? एक दफा और करो प्लीज, करते रहो। अब बहुत बुरे लगते हो, बहुत बुरे लगते हो। अच्छा ये सुन लें जी, रूबी साहिबा ने कैसे करते? बच्चे तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं है। लव करते हैं, लव करते हैं। ये पुम्मा। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, नई सियासी सूरत हाल और हमारे वही चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। अल्लाह का शुक्र। जो साहब आपकी तबीयत ठीक है? जी शुक्र है अल्लाह का। हम यहाँ बैठ के लोगों को क्यों ही इस तरह की बात करते हैं कि वही सूरत हाल और वही चौधरी साहब। नहीं चौधरी साहब, मैंने अर्ज किया कि नई सियासी सूरत हाल और वही पुराने चौधरी साहब। ये ठीक है, मगर इसके साथ ये भी तो कहा करें ना कि नवा 9 दिन पुराना 100 दिन। अच्छा चले यूँ समझ लें। चौधरी साहब कैसे देखते हैं अब तमाम मामलात को, ये जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं? जी ये बस ये जो लॉन्ग मार्च का शोर मचा रहे हैं ये लोग, ये नाकाम होंगे। अच्छा हाँ जी, लॉन्ग मार्च किया, इनसे फरलॉन्ग मार्च नहीं होना। और वैसे भी अब तो मार्च का महीना गुजर गया हुआ है, अब तो लॉन्ग जून कर लें तो हो सकता है। तो जो साहब आपके ख्याल में नवाज शरीफ साहब में इतनी अहलियत नहीं है कि वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करें? नहीं, ये तो बस लाहौरों रायवंड तो लाहौर लोकल रूट से ही चल रहे हैं। अच्छा जो सर, रायवंड से याद आया, ये आपने क्या फुलझड़ी छोड़ी है कि नवाज शरीफ साहब रायवंड को सूबा बना लेंगे? या भाई ये फुलझड़ी छोड़ी, मैं सियासतदानों के पटाखे वाली दुकान लाई है। ये मैंने बयान इसलिए दिया था कि जो अपना मियाँ बरादरान है, इनको सिर्फ रायवंड की फिक्र है, इनको और किसी चीज़ की फिक्र नहीं, इसलिए मैंने ये बयान दिया था। अच्छा जो सर, लोग पूछते हैं कि आप अचानक गुज़िश्ता एक हफ्ते से सियासत में बहुत ज़्यादा सरगर्म हो गए। सरगर्म नहीं जी, पूरे गर्म हो गए हैं। सियासत का सीजन जो टुर पे है, ये जिस तरह इन्होंने हुकूमत पर हमले करने शुरू कर दिए हैं, बयानबाजी शुरू कर दी है, तो जाहिर है हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं, तो हमें भी सरगर्म होना पड़ेगा। अब हम ये सोच रहे हैं कि ये बयान देने वाले कब सर्द होते हैं। अच्छा जो सब सियासी हलकों का ये कहना है कि आप लोगों को अपनी सियासी बका के लिए हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े होना चाहिए। जड़ियाँ 2-4 सीटां साड़ियाँ रह गई ने, उन्होंने तो भी उठ खड़े होइए ताकि कोई और बह जाए। सीट नूं ते ताला भी नहीं जवाईदा, एक सीट ते एक घर कदी खाली नहीं छड्डीदा। ये दरअसल ये जो शोशे हैं ना जी, ये नून लीग वाले छोड़ रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि
جتنی دیر تک قافلی والے چودھری برادران جو ہیں یہ اگر حکومت کے ساتھ ہیں تو حکومت ہل نہیں سکتی. لیکن جو صاحب آپ کے بارے میں تو میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ ان تیلوں میں تیل ہی نہیں ہے. اتنے گڈیاں تیل نہیں ہے, تیلوں نوں رون رہے ایویں وہ جذباتی گفتگو کرتے ہیں, غلط گل بنی ہے تیلوں میں تیل نہیں. تیلاں جی تیل کتوں ہوندا ہے؟ تیلاں ہی تیل ہوئے تو جڑا گانا ہے تے مکھڑے تے کالا کالا تیل وے, وہ گانا پھر انج نہ ہوندا, گانا ہوندا کہ تیرے مکھڑے تے تیل والا تیل وے. یہ میاں صاحبان کو چاہیے کہ جمہوریت کو آرام سے برداشت کریں, کیونکہ اللہ نہ کرے اگر اب بھی جمہوریت کو کوئی نقصان پہنچا تو انہوں نے تو پھر سعودی عرب دوڑ جانا ہے. چونکہ میاں برادران جو ہیں ان کو یا گدے کی عادت ہے یا جدے کی عادت ہے. یہ حوالاتوں کے فرشوں پہ نہیں سو سکتے. آپ کتنا سوئے ہوئے ہیں حوالاتوں کے فرشوں پہ؟ یار ایسے لیے تو انہوں نے گل ہون رہی ہے, گل پھر کر لیں. اور رہ گئی بات حوالات کے فرش کی, تو اللہ کے فضل سے ہم دیسی سے بندے ہیں. میں تو اپنے ڈرائنگ روم میں بھی حوالات کے فرش پہ سوتا رہا. اچھا جو سب جلسے جلوسوں کا موسم شروع ہو گیا, تمام سیاسی جماعتیں اس راستے پر چلنے کے لیے, قافلی کیوں نہیں کوئی جلسہ کر رہی؟ جوسف کیا آپ ڈرتے ہیں کہ لوگ سننے نہیں آئیں گے؟ سننے والے نے چھڈو, تقریر کرنے والے لبن گے تو سننے والے آن گے. مینوں تو صوفی نے ایک مشورہ بھی دیتا ہے, انہیں کہ چوری صاحب محلے دے سکول وچ تقریری مقابلہ کراؤ تے اوتھے ہی قافلی دا جلسہ رکھ لو. میں کہ صوفی گل وہ کرے اگر جڑی کرن والی ہے, اوتھے صدارت تے ہیڈ ماسٹر ہی کرے گا نا, میں تو نہیں کروں گا. جنید صاحب یہ جو جلسے جلوسوں کی بات ہے, یہ پیپلز پارٹی کے جو جلسے جلوس ہیں وہ ظاہر ہے وہ ہمارے ہی ہیں. جوسف ویسے جس طرح آپ حکومت کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اتنا آپ کا حکومت میں حصہ تو نہیں ہے. دیکھیں آپ کے سوال سے مجھے ایک بات یاد آئی. ایک بیوی اپنے خاوند کے لیے ایک کپڑا لے کے آئی, اسے دیا, اس نے کہ یہ تمہارے لیے میں ہاتھ کا رومال لے کے آئی ہوں. وہ کہتے ہیں یہ 6 گز کا ہاتھ کا رومال ہے. وہ کہتی ہے چلو کوئی گل نہیں, وچوں ایک سوٹ میرا بھی نکل آئے گا. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اللہ حافظ.